हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारी फैमिली में हमारे जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उन सभी की आप लोग मदद कर दिया करो। कहीं ना कहीं अगर पीडीएफ मांगा करें या टेलीग्राम का लिंक अगर पूछा करें आपसे तो आप उन्हें बता दिया करो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट परेशान होते रहते हैं। अभी वो परिवार के नए सदस्य बने हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि टेलीग्राम पर क्लासेस में अपडेट करता रहता हूं, जो भी पीडीएफ होती है उसके बारे में लाइव आके नोटिफिकेशन देता हूं। या फिर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे इस चैनल पे जहां पर उन्हें यह भी नहीं पता कि एक नया चैनल भी हमारा खुल चुका है, वरुण अवस्थी करंट अफेयर के नाम से। तो करंट अफेयर वहीं पर अब आया करेंगे 1 जनवरी के बाद से, तो स्पेशली करंट अफेयर की मैराथन भी वहीं पर हुआ करेगी। तो आज की क्लास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए ये स्पेशल क्लास में लेकर आया हुआ हूं। इस क्लास की सबसे पहली और आखिरी खास बात यह है कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर कराने वाला हूं। ऐसे हमारे स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ भी थंबनेल पे था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि यह क्लास केवल उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा इतिहास में अभी तक, हिस्ट्री में, या फिर हिस्ट्री पढ़ी और उन्हें समझ नहीं आई। तो इस क्लास में मैं बेसिक्स से लेकर आपके मिडवल बेसिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक्स सारे पर बात करूंगा, सारे पहेलियों पर चर्चा करूंगा और सिर्फ आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि जितने क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, अगर इतने आप कर लोगे तो आपके इतिहास से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है हिस्ट्री में वो सारे आप कर ले जाओगे बहुत आसानी के साथ। तो ये एक आखिरी टाइम पर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के मेरी तरफ से आपको तोहफा मान लो, गिफ्ट मान लो, कुछ भी, ठीक है। तो बस दिल थाम के बैठो, आराम से वॉशरूम हो जाओ, क्योंकि क्लास के आखिर तक अब उठना नहीं है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, मैं जितनी चीजें बताऊं बेहतर होगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलना उसके, क्योंकि मैं नोट्स के ही फॉर्म में लिखूंगा। आप लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं नोट्स बनाता हूं वैसे ही मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, वैसे ही आप नोट्स बनाते चलना। कॉपी पेन निकाल लो आप लोग और साथ में उसे नोट करते चलना। आप देखोगे इस क्लास के आखिर तक आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी अमेजिंग क्लास होने वाली है। साथ में इस क्लास के आखिर में बताऊंगा कि कल रात को आपके लिए क्या गिफ्ट ला रहा हूं, ठीक है। तो क्लास में मेरे साथ बने रहो। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं देखना चाहता हूं आवाज तो मेरी बराबर पहुंच रही है ना अब तक? क्या वॉइस मेरी क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है? अगर वॉइस पहुंच रही है तो यस लिख दो या वाई लिख दो केवल, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं स्टार्ट करूं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसका वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे वीडियो उस कल वीडियो में मैं सारे टॉपिक आपको बता दूंगा। अभी बताइए आवाज क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहां पर? हमारे अर्लियर मिडवल से। मैं यहां पर थोड़ा सा हिंदी में आज लिखूंगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी वाले हमारे जितने स्टूडेंट हैं ज्यादातर हिंदी में पढ़ने वाले। तो आज थोड़ा सा इंग्लिश वाले कोऑपरेट करें, हमेशा हिंदी वाले कोऑपरेट करते हैं, आज इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत से बनने वाले जो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा, वो हमारे 3 एनवडर से क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान रखना है 700 एडी से लेकर आपके 1200 एडी तक 3 लुटेरे भारत में आए। ये 3 लुटेरे कौन कौन से भारत में थे आए, इनके बारे में बात करेंगे। पहला था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। और जो तीसरा था इसमें, यह था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी। अब ध्यान देना, इन तीनों से क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बनते हैं। पहला जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसने भारत में कब आक्रमण किया। तो ध्यान रखना, इसने 712 एडी में आक्रमण किया था। कब किया आक्रमण? 712 एडी। पहला क्वेश्चन आपका बना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इससे पूछता है
कहां पर आक्रमण किया? तो ध्यान रखना, सिंध पर आक्रमण किया इसने। सिंध का राजा उस टाइम पे कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। इसके बाद एक क्वेश्चन यहीं से आपसे बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था सिंध पर, तो ध्यान रखिएगा उस टाइम पर फारस का खलीफा कौन था जहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। 3 क्वेश्चन यहां पर हो गए। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि सबसे पहले भारत में जजिया किसने वसूला? वैसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया वसूला था, लेकिन ध्यान रखिए आपके सामने ऑप्शन में जब मोहम्मद बिन कासिम हो तो लगा देना मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं पेपर में कि उसमें मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन में होता ही नहीं है कि जजिया किसने सबसे पहले वसूला। तो ध्यान रखना उसमें ऑप्शन में होगा फिरोज शाह तुगलक। तो जहां पर भी आप लिख रहे हो वहां पर लिख लो जजिया और डैश करके मोहम्मद बिन कासिम और फिरोज शाह तुगलक। तो आप ऐसे लिख लो जजिया सबसे पहले किसने वसूला? बिन कासिम, या फिर डैश करके ऐसे लिख लो फिरोज शाह तुगलक। मेरे पास जगह कम है इस वजह से, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। महमूद गजनबी से आप देखिए बनने वाले क्वेश्चन कितने हैं। महमूद गजनबी ने कब से कब तक आक्रमण किया? तो ध्यान रखना इसने 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत में आक्रमण किए। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा आक्रमणकारी है जिसने 17 बार भारत में आक्रमण किया है? तो ये यही है, इसने 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार? 17 बार आक्रमण इसका हुआ, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट 2 अटैक है जो आपको ध्यान रखना है। एक इसने 1018 ईस्वी में मथुरा को लूटा था, मथुरा के मंदिरों को लूटा इसने। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट अटैक है ये है 1025 ईस्वी का, ये सबसे ज्यादा पूछता है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा। कितने क्वेश्चन हमारे बन गए? 1 2 3 4। महमूद गजनबी से जो आपके क्वेश्चन बनाता है वो ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है इसके कार्यकाल में कुछ इतिहासकार थे तो उनसे क्वेश्चन बनाता है। तो इसके इतिहासकार इधर देखिए, आपको 5 इतिहासकार इसके टाइम के ध्यान रखने हैं। पहला इतिहासकार था अल बरूनी। क्या नाम था इसका? अल बरूनी। दूसरा जो इतिहासकार था इसका नाम था फारूकी। क्या नाम था? फारूकी। तीसरा जो इतिहासकार था इसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी। जो चौथा इतिहासकार था इसका नाम था उतवी। और जो 5वां इतिहासकार था इसका नाम था सिस्तनी। सिस्तनी। इसमें से जो अलबरूनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ने एक किताब लिखी हुई है, इसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है, अब आप देखो आपको 5 इतिहासकार इसके पता लग गए हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि अलग से ही आपको दिखे। यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 5 इतिहासकार किसके? महमूद गजनबी के टेन्योर के थे। ये जो इसने किताब लिखी है किताब उल हिंद, इसी से हमें इसके 17 आक्रमणों के बारे में पता लगता है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। क्वेश्चन क्या बनता है आपका? एक और क्वेश्चन यहां पर ऐड करो। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस टाइम पर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो ये कौन सा आक्रमणकारी था? ठीक है, आपको ऑप्शन दे देता है, अरेबियन था या फिर आपका टर्किश था या मुगल था। तो आपको ध्यान रखना है ये तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, अब देखो मोहम्मद गोरी से बनने वाले जो आपके क्वेश्चन है इनको देखो। मोहम्मद गोरी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? इसने 5 बार भारत में आक्रमण किया है। कितने बार? 5 बार। कहां कहां पर आक्रमण किया? इसने 1175 में पहला आक्रमण किया। यह इसने कहां किया? तो ध्यान रखिएगा, मुल्तान। मुल्तान को लूटा। मुल्तान का राजा कौन था?
मुल्तान का राजा था मूलराज। दूसरा जो इसका आक्रमण है वो आपको ध्यान रखना है 1178 में इसने आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया तो ध्यान रखिएगा, दूसरा इसका माउंट आबू पर आक्रमण था, माउंट आबू। और माउंट आबू का शासक उस टाइम पे कौन था, ये थे भीमदेव सेकेंड, भीमदेव द्वितीय। तीसरा जो इसका आक्रमण था ये 1191 में हुआ, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध ये किससे हुआ, इसका ये हुआ पृथ्वीराज चौहान से। चौथा जो इसका आक्रमण था ये 1192 में हुआ, इसको भी तराइन का द्वितीय युद्ध बोला जाता है और ये भी पृथ्वीराज चौहान से हुआ। और पांचवा और आखिरी जो था इसका ये 1194 में युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। ये किससे हुआ था, ये हुआ था जयचंद से, जयचंद। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है मोहम्मद गोरी के टेन्योर से कि ये कौन सा आक्रमणकारी है जिसने अपने सिक्कों में मां लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी, गॉडेस लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गोरी, यहां पर लिख लीजिए मां लक्ष्मी के सिक्के, मां लक्ष्मी के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे। एक्चुअली जब ये भारत में आया था तो यहां पर इसने देखा भैया तिजोरियों में हर जगह पर मां लक्ष्मी की इमेज प्रिंट होती है, तो इसको समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का साइन मानी जाती है मां लक्ष्मी, तो गॉडेस लक्ष्मी की इमेज इसने प्रिंट कराई थी अपने सिक्कों में। एक क्वेश्चन आपसे और यहां पर बनता है, पृथ्वीराज चौहान को लेकर भी इसी के टेन्योर से ही क्वेश्चन बनते हैं ना, तो एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान के क्वेश्चन अलग लिख लो ऐसे करके, यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान, क्वेश्चन ये पूछता है पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, अपनी राजधानी किसको बनाई थी। तो ध्यान रखना इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, किसको, अजमेर को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता लगता है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है तो ध्यान रखिएगा ये इनके दरबारी कवि और इनके परम मित्र चंदवर दाई के द्वारा लिखी गई है, चंदवर दाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इन बैटल्स में भी समझ लो, इन बैटल में कौन कौन जीता। पहले बैटल में मोहम्मद गोरी जीता, दूसरे बैटल में बैटल ऑफ माउंट आबू में भीमदेव जीते, तीसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते, चौथे बैटल में मोहम्मद गोरी जीता और पांचवें और आखिरी बैटल में फिर से मोहम्मद गोरी जीता। तो मोहम्मद गोरी 3 बैटल जीता यहां पर और 2 बैटल ये हारा यहां पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा बीच के 2 बैटल। इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं इन 3 आक्रमणकारियों से, यहां तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या है तो अभी बताओ, बोलो भैया। कमेंट सेक्शन चोक मत करिए ओम कुमार जी, आज मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज इंग्लिश वालों को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हिंदी में कंटेंट चाहिए था। मैंने इसीलिए थंबनेल में भी ऊपर लिख दिया है हिंदी, मैंने पहले से बोला हुआ है कि मैं हिंदी में आज लिखूंगा। ठीक है, हमेशा इंग्लिश में लिखता हूं, आज हिंदी में लिख रहा हूं, तो कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए बाकी लोगों को। आज आप लोग कॉपरेट थोड़ा सा कर लीजिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जो अगले हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत से। कहां से, इसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1206 से आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू होती है और 1526 तक जाती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी हुई तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 डायनेस्टी हुई, 2, 3, 4, 5। जो पहली डायनेस्टी थी इसको बोलते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश। कब से कब तक गुलाम वंश रहा, ये 1206 से लेकर 1210 तक, 1290 तक रहा। इसके बाद आए खिलजी,
जो खिलजी साम्राज्य रहा आपका, ये रहा 1290 से स्टार्ट हुआ और 1320 तक चला। इसके बाद आए कौन? तुगलक। तुगलक वंश आया या तुगलक डायनेस्टी आई। ये 1320 से लेकर इन्होंने शासन किया 1414 तक। इसके बाद आए सैयद। सैयद डायनेस्टी जो आई यहां पर, इन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1450 तक। और इसके बाद जो आपकी आखिरी डायनेस्टी आई जिसको बोलते हैं लोधी डायनेस्टी, लोधियों ने शासन किया है 1451 से 1526 तक। तो आप देख रहे हो 1526 पे जाके ये यहां पर खत्म हो रही है और 1206 से स्टार्ट हो रही है। यहां से 1526 और 1206 के बीच में इन 5 डायनेस्टीज ने शासन किया है। पहली चीज, अब देखो क्वेश्चन भी यहीं से बनने शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर कितनी डायनेस्टीज ने शासन किया है? आपका आंसर होगा 5 डायनेस्टी ने शासन किया है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन कौन सी डायनेस्टी ने किया है? तो खिलजियों ने सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन किया है, मात्र 30 साल इन्होंने शासन किया है, 30 ईयर्स। तो यह आंसर आपका क्या हो गया? खिलजी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। अब देखो डायनेस्टी वाइज आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उस पर बात करते हैं। एक एक डायनेस्टी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश ले लेते हैं। गुलाम वंश से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, यह ध्यान रखिएगा, आपका बनता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक। गुलाम वंश का आखिरी शासक भी पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि भैया इस टाइम पर जब इनका शासनकाल खत्म हो रहा था तब मंगोलों ने भारत में आक्रमण कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस आ गया था इनके शासनकाल में। मतलब जो आखिरी के 3 साल थे 1287 से लेकर 90 के बीच में, इन 3 सालों में थोड़ा सा ये भागते भागते रहे अपनी जान वान बचा के। इस वजह से ध्यान रखिएगा, आखिरी शासक था कैमुर्स। क्या नाम था इसका? कैमुर्स। और सेकंड लास्ट था कैकुबाद। अब देखो और क्या क्या यहां से बनते हैं क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि इसने ही दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना करी है और यहीं से गुलाम वंश शुरू हो रहा है, दिल्ली सल्तनत भी शुरू हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछता है रियल फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो ध्यान रखना रियल फाउंडर में आप हमेशा लगाओगे आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है गुलाम वंश से, भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन थी? मुस्लिम महिला शासक, पहली और आखिरी मुस्लिम विमेन रूलर, तो ये थी रजिया सुल्ताना। इनका नाम क्या था? रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान भी बोल सकते हो आप। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो ध्यान रखिएगा, सुल्तानगढ़ी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा करी गई है। यहां पर मैं लिख देता हूं सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी कहां पर करी गई है? दिल्ली में करी गई है। और कब करी गई? 1233 में करी गई थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है यहां पर गुलाम वंश से कि ये गुलाम वंश का कौन सा संस्थापक है जिसने 2 तरीके के सिक्के टंका और जीतल चलाया था? तो ध्यान रखना ये भी इल्तुतमिश है, इसने 2 तरीके के सिक्के चलाए। एक इसने टंका चलाया था और एक इसने जीतल चलाया। जीतल। जो टंका था, ये जो सिक्का था आपका, ये था आपका चांदी का, चांदी का सिक्का। और जो आपका जीतल था, ये तांबे का सिक्का था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि गुलाम वंश में किसने रक्त और तलवार की नीति ऑप्ट करी है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरनी वे। जैसे मैं आज
हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश भी बताता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। जैसे हमेशा इंग्लिश में लिखा होता है तो हिंदी बोलता हूं, वैसे आज मैं इंग्लिश बोलता जा रहा हूं, तो समझिएगा। रक्त एंड और तलवार की नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड एंड आयरनी वे, तो रक्त और तलवार की नीति किसके द्वारा ऑप्ट करी गई? आपका आंसर होगा बलबन। बलबन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बलबन ने कौन सा सिक्का जारी किया, तो ध्यान रखना इसने बलबनी कॉइन जारी किया था। बलबनी सिक्का इसको बोलते हैं, बलबनी सिक्का या बलबनी कॉइन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बलबन ने कौन सी प्रथाएं चलाई थी, तो ध्यान रखिएगा बलबन ने दो प्रथाएं चलाई थी। एक इसने सजदा चलाया था और दूसरा पैबोस। सजदा और पैबोस। सजदा का मतलब होता है लेटकर प्रणाम करना और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। दिस इज कॉल्ड सजदा और पैबोस। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले आया था, भले ही वो फाउंडर था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल कभी नहीं एक्सेप्ट किया। इसने जो टाइटल एक्सेप्ट किए थे वो दो थे, एक इसने मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया और दूसरा इसने सिपह सलार का टाइटल एक्सेप्ट किया। सिपह सलार, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, हैरो। सिपह सलार और मलिक का टाइटल इसने एक्सेप्ट किया। इतने क्वेश्चन जो हैं आपके ये गुलाम मन से बनते हैं। आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लोगे। इतने क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा अगली डायनेस्टी आती है यहां पर, ये है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश है ये 1290 से लेकर 1320 तक शासन करता है। यहां पर 30 साल, सबसे कम टाइम पीरियड तक इन्होंने ही शासन किया है। इसका फाउंडर कौन था, तो ध्यान रखिएगा इसका फाउंडर का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपसे पूछता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन सा रहा, मतलब सबसे ज्यादा छाप छोड़ने वाला सुल्तान, मोस्ट फेमस शासक या मोस्ट फेमस सुल्तान। तो आपका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कोई समस्या तो नहीं? ऑल ओके, सब सही जा रहा है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। इस डायनेस्टी के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सब आपके अलाउद्दीन खिलजी से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी से, इधर देखो। आपसे पूछता है अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था, तो इसका रियल नेम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प। अली गुरशास्प। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप लोग नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं पूरी बात यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं, पूरा मैं लिख नहीं सकता। तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि इसका रियल नेम क्या था, तो आगे मैंने रियल नेम तो नहीं लिखा ना, तो ये आपके लिए कारगर तब होगा जब आप नोट्स बनाते चलोगे। इसीलिए पहले ही बोला है नोट्स जरूर बनाना। ये क्लास खत्म होगी, आपकी कॉपी में नोट्स छप चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अली गुरशास्प इसका रियल नेम था, पहली चीज। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसको सिकंदर सानी की उपाधि दी गई या अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि दी गई, तो ध्यान रखिएगा इसको दूसरा सिकंदर बोला गया। सिकंदर सानी की उपाधि इसी को दी गई। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आर्मी को रिफॉर्म किसने किया, तो ध्यान रखिएगा आर्मी रिफॉर्मेशन इसी के द्वारा किया गया। आर्मी रिफॉर्म पहली बार इसने करी थी, मतलब सेनाओं को सेना में भर्ती प्रक्रिया लेकर आया था और साथ में आर्मी रिफॉर्म के साथ सैलरी सिस्टम भी लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले तनख्वाह आर्मी को किसने देना शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही देना शुरू किया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू करी, तो ध्यान रखिए दाग और हुलिया।
दाग और हुलिया ये जो आपके दोनों सिस्टम है, दाग मतलब घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता था गर्म करके मोहर, और हुलिया मतलब यूनिफॉर्म इसने अपनी आर्मी को दी थी। अब देखिए ये तो इसके कामों से हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी, लैंड मतलब जमीन को नापने की इकाई कौन सी लॉन्च करी। तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं बिस्वा सिस्टम। इसने बिस्वा सिस्टम लॉन्च किया था। इसी तरीके से जो आपने पिछली डायनेस्टी देखी है उसमें जरा देखिएगा थोड़ा सा, भाई मेरे इसको क्या हो गया, हाँ इसी तरीके से जो आपकी पिछली डायनेस्टी थी, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम को लॉन्च किया था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस चीज का निर्माण कराया। इसने हौज खास का निर्माण कराया। किसका? हौज खास का निर्माण कराया दिल्ली में। दूसरा ध्यान रखिएगा इसने किसका निर्माण कराया, हौज के खास के साथ साथ चोर मीनार, चोर मीनार इसने बनवाई है दिल्ली में। मस्जिद इसने बनाई है जिसका नाम है जमैयत खाना, जमैयत खाना। साथ में ध्यान रखिएगा इतना ही नहीं, अलाई मीनार इसने बनाई है, अलाई मीनार। अलाई मीनार के अंदर अलाई दरवाजा भी इसने बनवाया हुआ है। अलाई मीनार और अलाई दरवाजा दोनों इसने बनवाया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है घराई और चराई टैक्स किसने लगाए थे। तो ध्यान रखिएगा इसने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम है घराई, और दूसरा है जिसको बोलते हैं चराई। तो घराई और चराई टैक्स भी इसने लगाए थे। घराई का मतलब घर, हाउस टैक्स। चराई का मतलब पशुओं को चरने के लिए जो टैक्स दिया जाता था, चराने के लिए, उसको चराई बोला जाता था। साथ में ध्यान रखिएगा इसने अपना टैक्सेशन सिस्टम जो टैक्स था ये कितने परसेंट पे रखा था, 50% पे फ्रीज किया था। मतलब आप जितना भी कमाओगे उसका 50% हमें दोगे, सुल्तान को दोगे 50%। ये इसने कानून पारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाला और हमारा कोई क्वेश्चन? जी हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है, इधर देखो उसको। आपसे पूछता है इसने अपनी कैपिटल किस जगह को बनाया था। तो ध्यान रखिएगा इसने सीरी को अपनी कैपिटल बनाया था। किसको? सीरी को इसने अपनी कैपिटल बनाया था। आईफोन वाला सीरी नहीं। सीरी कहां पर? दिल्ली में ही सीरी पहले था, अब तो दिल्ली ही वो पूरा बन गया है, जैसे तुगलकाबाद हुआ करता था, ये सारी चीजें। तो सीरी को इसने अपनी कैपिटल बनाया, और सीरी का किला भी इसने बनाया था। सीरी का किला, सीरी फोर्ट। तो ध्यान रखिएगा इसने सीरी को अपनी कैपिटल बनाया। इसने पूरे शासनकाल में कितने युद्ध लड़े? तो ध्यान रखिएगा इसने टोटल 8 युद्ध लड़े हुए हैं। कितने? 8 युद्ध। एक भी युद्ध ये हारा नहीं था, इसी वजह से इसको सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता था, सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का किस कवि को संरक्षण प्राप्त था। तो आपका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को इसका संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ध्यान रखिएगा ये सितार बजाते थे, सितार। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, अमीर खुसरो सितार बजाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी ने नायाब का टाइटल किसको दिया। तो आपका आंसर क्या होगा? मलिक कफूर। मलिक कफूर। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान को होश आ गया। मलिक कफूर, ठीक है। मलिक कफूर को कौन सा टाइटल दिया था? तो ध्यान रखिएगा नायाब का टाइटल दिया था, नायाब। ये आपके खिलजी सल्तनत से क्वेश्चन बनते हैं, खिलजी वंश से। कोई समस्या तो नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ओके है? ऑल सेट? यहां तक सब कुछ ओके है तो बताओ। यहां तक सब कुछ ओके है तो बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर इसी को 1000 दिनार में इसने खरीदा था, इस वजह से इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तुगलकों से क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तुगलक, तुगलक वंश, इनका जो साम्राज्य था या इनकी जो डायनेस्टी थी, ये
1320 से लेकर 1414 तक शासन करती रही दिल्ली के ऊपर। इनका फाउंडर कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, इनका फाउंडर कौन था? कोई बता सकता है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का पिता, ठीक है, इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। एक चीज और, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया? तो आपका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गाजी, गाजी मतलब होता है विजेता। गयासुद्दीन तुगलक ने कभी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, इसने गाजी का ही टाइटल एक्सेप्ट किया। इसके बाद आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तुगलक वंश में, ये बनते हैं किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने किया क्या क्या? इसने दो काम किए। एक तो इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर पोस्टल सर्विस की शुरुआत करी। पोस्टल सर्विस मतलब डाक सेवा। दूसरी इसने क्या शुरुआत करी? इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम की इसने शुरुआत करी, मतलब सिंचाई व्यवस्था, जिसको बोलते हैं सिंचाई व्यवस्था की इसने शुरुआत करी। इसके बाद इसका बेटा आ जाता है गयासुद्दीन तुगलक का। कौन? जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसी को पागल राजा के नाम से जाना जाता है। इसको लोगों ने क्या बोला? पागल राजा, मैड किंग, क्योंकि इसने जितने भी डिसीजन लिए सारे डिसीजन ज्यादातर इसके फेल हो गए। इसका जो एक डिसीजन था, वो एक डिसीजन इसका हिट हुआ, उसमें से एक ही है, इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या था? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्री डिपार्टमेंट था, जिसकी शुरुआत इसने करी। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? तो ध्यान रखिएगा, इसने अपनी कैपिटल बनाया देवगिरी को। किसको? देवगिरी। और उसका नाम भी इसने बदल दिया था। क्या रख दिया था? दौलताबाद रख दिया था, दौलताबाद। कई बार पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा शासक है जिसका नाम जौना खान था? तो इसका रियल नेम जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, जौना खान था। क्या था? जौना खान, ठीक है। कैपिटल हो गई। हाँ, एक चीज आपसे और पूछता है कि ये कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से देवगिरी तक अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी? तो आपका आंसर यही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। पागल राजा के नाम से जानते थे, दीवान अमीर कोई की इसने स्थापना करी थी। क्वेश्चन एक और पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर मंगोलियन पद्धति पर आधारित टोकन करेंसी किसने लॉन्च करी? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने टोकन करेंसी की शुरुआत करी थी। टोकन करेंसी, टोकन करेंसी मतलब समझते हैं? पेपर वाली करेंसी। इससे पहले सिक्के चला करते थे, जैसे आप मान लो नोटों की शुरुआत इसने करने की कोशिश करी, लेकिन ये आइडिया इसका फ्लॉप हो गया था, चल नहीं पाया। कहा ना, इसका केवल एक ही आइडिया चला, दीवान अमीर को ही, बाकी कुछ नहीं चला। तुगलक वंश से और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनेगा आपका, इधर देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये बनता है फिरोज शाह तुगलक से। तो यहां पर मैं लिखता हूं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक से पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? तो मैक्सिमम स्लेव या मैक्सिमम गुलाम, सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास थे। ये वो टाइम हुआ करता था जिसके पास सबसे ज्यादा गुलाम होते थे, वो शासक उतना ही बड़ा कहलाता था। एक क्वेश्चन यहां से और याद आया अलाउद्दीन खिलजी से। क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी, सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। अगला क्वेश्चन इसी से आइए। क्वेश्चन एक पूछता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं
सम्राट अशोक जो हुआ करते थे, उनके जो शिलालेख हैं, उनको लुम्बिनी से भारत कौन लेकर आया, मतलब नेपाल से भारत कौन लेकर आया? तो ध्यान रखिएगा, ये भी फिरोज शाह तुगलक है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट करिए। अशोक के शिलालेख को भी ये भारत लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बाद यहां पर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको आप यहां पर देखिए। क्वेश्चन एक आपसे यह पूछता है कि जब मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया तो इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पर राज कौन कर रहा था? तो ध्यान रखिएगा, यह नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये तुगलक वंश का आखिरी संस्थापक हुआ, तुगलक वंश का आखिरी शासक हुआ है। इसके बाद तुगलक वंश खत्म हो गया क्योंकि मंगोलों ने आक्रमण किया था। आपसे पूछता है तैमूर लंग ने भारत पे कब आक्रमण किया? 1398 में आक्रमण किया था और यह वही आक्रमण है। तैमूर लंग मंगोलियन था ना, तो तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के तख्त पर नासिरुद्दीन महमूद शाह था। नासिरुद्दीन महमूद शाह तख्त छोड़ के भाग जाता है। यहीं से आपकी तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है धीमे धीमे, और 1414 में उसके बाद सीधे सैयद आ जाते हैं दिल्ली के तख्त के ऊपर। अब देखो, जो आपके सैयदों से क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे कम बनते हैं, क्योंकि भैया ये शांतिपूर्वक सबसे ज्यादा शासन करके गए हैं पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सैयदों से सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने रिफॉर्म भी बहुत कम किए हुए हैं, सैयद वंश। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है, इसका फाउंडर कौन था? तो ध्यान रखना है, इसका फाउंडर था खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां वैसे बताऊं कौन था? ये गवर्नर था नासिरुद्दीन महमूद शाह का ही, लेकिन ये कहां का गवर्नर था उस टाइम पे? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका लाहौर का गवर्नर था। लाहौर से याद आया, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब न चलतियां। हाँ भाई, तो खिज्र खां कहां का गवर्नर था? ये था लाहौर का गवर्नर। अब भैया होता क्या है ना कि नासिरुद्दीन महमूद शाह तो अपना तख्त छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, खिज्र खां काफी इंतजार करता रहता है कि गुरुजी आएंगे 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 आएंगे, वो आते ही नहीं है। फाइनली खिज्र खां कहता है तख्ता पलट कर दो भैया, और क्या कर सकते हैं, अपनी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी के नाम से स्थापित कर देता है। तुगलक वंश से किसी कोई समस्या तो नहीं? तुगलक वंश से कोई समस्या तो नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। इसके बाद लोदीज में आ जाओ। लोदी से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लोदी वंश, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। लोदी वंश का जो संस्थापक था, जो इसका फाउंडर था, ये कौन था? ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। पहली चीज, एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला अफगानी शासक कौन था? यही था, पहला अफगान था ये, जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ है, जिसका नाम आज के बाद आप ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं, बहलोल लोदी। इसने एक सिक्का भी चलाया और इसका नाम क्या था? इसका नाम था बहलोली सिक्का। इसको बोलते हैं बहलोली कॉइन या बहलोली सिक्का, इसने चलाया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है बहलोल लोदी के बाद, वो यहां पर क्वेश्चन बनता है सिकंदर लोदी इनका अगला शासक हुआ। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने, आपको पता है, एक बड़े ही फेमस शहर की स्थापना करी है, जिसको आप आज आगरा के नाम से जानते हो। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, जहां पर ताजमहल है, ये सिकंदर लोदी के ही द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया? 1504 में। और 1506 में इसने इसी शहर को अपनी कैपिटल बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे आगरा शहर को किसने राजधानी बनाया, आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी। क्या नाम था इसका?
इसका नाम था गज-ए सिकंदरी। गज-ए सिकंदरी। आपको मैं ध्यान दिला दूं, दिल्ली सल्तनत के अंदर कितनी लैंड मेजरमेंट यूनिट आ गई? 3 आ गई। पहली मैंने आपको बताया इक्ता सिस्टम, जो कि इल्तुतमिश ने लॉन्च किया। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा सिस्टम लॉन्च किया। और तीसरा ये आ गया गज-ए सिकंदरी। ध्यान रखिएगा, ये पोएट्रीज लिखता था किस नाम से? गुलरुखी के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी को लोगों ने कौन सा टाइटल दिया था? तो जो इसका टाइटल इसको मिला, इसको सिकंदर शाही का टाइटल मिला था। किसका? शाही का टाइटल। अब क्वेश्चन बनते हैं इसके बाद, दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी दोनों के आखिरी शासक, जिसको हम लोग इब्राहिम लोदी के नाम से जानते हैं। इब्राहिम लोदी। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि लोदी डायनेस्टी का आखिरी शासक या दिल्ली सल्तनत का? तो आपका आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि 1526 का बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने किससे लड़ा था? तो 1526 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ये पानीपत फर्स्ट था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के ही बीच में हुआ था। कोई समस्या तो नहीं? अब दिल्ली सल्तनत के जो कॉमन क्वेश्चन बनता है, वो कॉमन क्वेश्चन सीधा सा ये बनता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा क्या थी? तो ध्यान रखना है आपको, टर्किश, तुर्क ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ध्यान रखिएगा। अगर मुगलों की पूछ दे तो ध्यान रखना पर्सियन, फारसी। दिल्ली सल्तनत से बनने वाले और अर्लियर मिडिवल से बनने वाले हमारे जितने क्वेश्चन हैं यहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोई समस्या तो नहीं? समस्या हो तो अभी बताओ, नहीं तो आगे मुगल अंपायर की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सल्तनत से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एंजॉय कर रहे हो आप लोग? सेशन को एंजॉय कर रहे हो? मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी, हमने तो आपको माफ किया। अगली बार अगर इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर करिएगा। कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुगल शासन। मुगल शासन से बनने वाले जो आपके क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुगलों ने शासन कब से कब तक किया? इन्होंने काफी लंबा शासन किया। 1526 से लेकर इन्होंने शासन किया है 1857 तक। लेकिन हमें 1857 तक नहीं जाना है, क्योंकि ब्रिटिश कंक्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब के बाद। हमें जो क्वेश्चन देखने हैं वो 1526 से लेकर 1707 तक केवल देखने हैं। यहां तक औरंगजेब शासन करता है। अब हिरार्की देख लो। सबसे पहले बाबर आएगा, बाबर के बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां का बेटा कौन हुआ? औरंगजेब, औरंगजेब। हमें कितने शासकों से बनने वाले क्वेश्चंस पर नजर रखनी है? इतने, 6 शासकों से। मुगलिया सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज ये है आपकी पर्सियन, मतलब फारसी, पहली चीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक क्वेश्चन आपसे कई बार यह पूछ देता है कि मुगलों को नाम किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय लोगों ने नाम दिया इनको। मुगल हम भारतीयों ने ही बोला, भारतीयों ने ही इनको मुगल बोला था। अदरवाइज मुगल कोई रीजन नहीं है या ओरिजिन नहीं है इनका। हम लोगों ने इनको मुगल इसलिए बोल दिया वो प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी की वजह से, क्योंकि इन्होंने जब आक्रमण करना यहां पर शुरू किया तो इन्होंने उसी तरीके से क्रूरता से आक्रमण करना बाबर ने शुरू किया जिस पद्धति से मंगोल आक्रमण करते थे। तो हम लोग इनको मंगोल समझे, तो कुछ लोग मुगल मुगल कहने लग गए। मंगोल को समझ रहे हो ना, रॉन्ग प्रोनाउंशिएट कर दिया और तब जाके मुगल कहलाने लगे।
अब देखो यहां से जो इनके बनने वाले क्वेश्चन है, एक एक करके इसी तरीके से हम लोग शीशे में उतारेंगे हर एक शासक को। सबसे पहले बाबर, ठीक है। कार्यकाल जो है केवल 4 साल का है। 1526 में भारत आ गया था, इसको जलवायु पसंद आ गई थी। 1530 तक ये इसको दिल्ली की सर्दी बहुत पसंद आई और ये यहीं पर रुक गया। आया था यहां पर लूटने दिल्ली को, लेकिन दिल्ली की ठंड यार हर किसी को पसंद आ जाती है। आपने गाना सुना होगा ना, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, वही वाला हिसाब किताब इसके साथ भी हो गया था। अब हुआ क्या कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर कहां से आया था। तो ध्यान रखिएगा ये फरगना से आया था, फरगना, काबुल। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बाबर ने कितने युद्ध लड़े। तो ध्यान रखिएगा इसने 4 युद्ध लड़े, जो आपको सबसे ज्यादा इसके ध्यान रखने हैं। पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528 और चौथा 1529। 1526 का जो है इसको बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये किससे हुआ? ये इब्राहिम लोदी से हुआ इसका युद्ध। जो दूसरा युद्ध इसका हुआ 1527 में, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। ये किससे हुआ? ये राणा सांगा से हुआ, राणा सांगा। जो तीसरा युद्ध हुआ 1528 का, ये इसका युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। ये किससे हुआ? ये हुआ मेदिनी राय से, मेदिनी राय। और आखिरी जो हुआ इसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आए रे तेरा घाघरा। ये किससे हुआ? ये अफगानों से हुआ था, अफगानों से। ठीक है, ये 4 बैटल इसने लड़े और इन चारों में विजय भी यही हुआ। कौन हुआ? बाबर। सारे के सारे युद्ध इसने यहां पर जीते। अब एक चीज और, बाबर ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है। तो इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं क्या? बाबरनामा, बाबरनामा। ये कौन सी लैंग्वेज में इसने लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा ये इसने तुर्क में लिखी हुई थी, लेकिन इसको बाबरनामा को ट्रांसलेट कर दिया कौन सी लैंग्वेज में? इसको ट्रांसलेट कर दिया गया फारसी में। और जब इसको फारसी में ट्रांसलेट कर दिया गया तो इसका नाम क्या रखा गया? तुझके बाबरी, तुझके बाबरी। एक क्वेश्चन यहां पर और देखना, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कब कराया। तो ध्यान रखिएगा इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में कराया था। बाबरी मस्जिद का आर्किटेक्ट कौन था? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम था मीर बाकी, मीर बाकी। अब देखो यहां पर क्या होता है भैया, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, डेथ, खत्म मैटर। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी टॉम्ब कहां पर है, इसका समाधि स्थल कहां पर है। ध्यान रखिएगा इसका समाधि स्थल 2 जगह पर है, भारत में आगरा में भी है, आराम बाग में, और दूसरा इसका समाधि स्थल काबुल में है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बच के रहना। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली तो आपका आंसर होता है काबुल, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि भारत में कहां टॉम्ब है तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, एक और क्वेश्चन, बाबर ने जो अपनी बाबरनामा लिखी हुई है ऑटोबायोग्राफी, इसमें इसने किस भारतीय शासक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसने सबसे ज्यादा पावरफुल शासक किसको बताया हुआ है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली? राजा कृष्णदेव राय को, कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय जो थे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग करते थे तुलवा डायनेस्टी से, तुलवा वंश से। और तुलवा वंश कहां पर वंश आता था? विजयनगर अंपायर का नाम आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर तुलवा डायनेस्टी थी, उसके शासक थे कृष्णदेव राय। इनके बारे में बाबर ने लिखा हुआ है कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे उस टाइम पे भारत में। बाबर ने सबसे कम किस चीज के बारे में बताया हुआ है? तो आपका आंसर होगा वॉर्स, युद्धों के बारे में सबसे कम बताया हुआ है। ठीक है, बाबर खत्म हो गया। अब हुमायूं से बनने वाले क्वेश्चन देखो। हुमायूं का शासनकाल जो हुआ है ये 1530 से लेकर 1540, और उसके बाद फिर आता है 15 साल के गैप के बाद 55 से लेकर 56 तक। हुमायूं से जो आपके बनने वाले क्वेश्चन है, इसकी टॉम्ब कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं की टॉम्ब आपकी दिल्ली में है, दिल्ली। बाबर की कहां? काबुल में। हुमायूं ने एक शहर की स्थापना करी है, तो ध्यान रखिएगा इस शहर को किस नाम से जाना जाता है? इसको दीन पनाह के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? दीन पनाह नाम के शहर की इसने स्थापना करी है। डन, ठीक है। अब हुमायूं के बैटल्स ध्यान रखो, इसके युद्ध ध्यान रखो। इसके जो युद्ध हुए हैं ये आपको 3 युद्ध ध्यान रखने हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला युद्ध 1539, दूसरा 1540 और तीसरा 1555। तीनों आ रहे हैं ना रेंज में भैया। 1539 का जो युद्ध है इसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है, चौसा का युद्ध इसको बोलते हैं। ये किससे हुआ? शेरशाह सूरी से हुआ। दूसरा जो है इसको कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध। ये किससे हुआ? शेरशाह सूरी से हुआ। और जो तीसरा 1555 का हुआ, इसको बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सरहिंद का युद्ध। ये किससे हुआ? शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी से। तो ये सिकंदर शाह सूरी से हुआ, ये दोनों ऊपर वाले शेरशाह सूरी से। इन दोनों को हुमायूं हारा, लॉस्ट, ये बैटल हारा, और ये वाला जीता, ये विन। हुमायूं के बाद आ जाता है एक चीज और ध्यान रखिएगा, हुमायूं की जो बायोग्राफी है, ठीक है, हुमायूं की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हुमायूं नामा। किसके द्वारा लिखी गई है? इनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब बात आ जाती है अकबर की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अकबर, हर बार मुगल अंपायर से क्वेश्चन रखा ही रहता है, लगभग तय है ये। यहां पर समझना, अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से लेकर 1605 तक रहा, पूरे 49 साल तक। सबसे ज्यादा शासन इसी ने किया है और औरंगजेब ने, दोनों ने 49 साल शासन किया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जजिया को किसने हटाया? तो पहली चीज, जजिया इसने हटाया। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसने क्या हटाया? तीर्थ यात्रा कर हटाया इसने, तीर्थ यात्रा कर हटाया इसने। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है, इसने और क्या काम किया? इसने आगरा का किला बनाया, आगरा का किला इसी ने बनाया, अकबर ने। ध्यान रखिएगा, शीश महल भी इसी ने बनाया, शीश महल। ये सब इसके डेवलपमेंट चल रहे हैं। साथ में इसने इबादत खाने की स्थापना करी थी, इबादत खाना, इबादत खाना। इसका ईयर भी आपसे पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना करी। इसने एक धर्म भी लॉन्च किया था, या इंट्रोड्यूस किया, आप बोल सकते हो, दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1582 में। और क्या किया अकबर ने? इतना सारा हो रहा है काम, एक और काम देखिए। अकबर ने 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी लॉन्च करी थी, और इसको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से इसको जाना गया? कोई बता सकता है? एनीबडी हु कैन टेल? बताइए।
इसने वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी भी जारी करी थी। कोई बता सकता है किस नाम से? इबादत खाने का मतलब, दीपक गुप्ता, इबादत खाने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम्स अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें कर सकते थे। तो पहले ये मुसलमानों के लिए इसने लॉन्च किया, लेकिन 1578 में इसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। तो जब इसने सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए तो कोई इसमें नहीं गया, ना ही मुसलमान गए और ना ही हिंदू गए। तो फिर इसको बंद करना पड़ गया, पूरा ही बंद करना पड़ गया इसे। बिल्कुल सही मोहित शर्मा, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं मनसबदारी, मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा इसने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं यहां पर। ये सारे इसके वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसने जो था ये यहां पर मनसबदारी हो गई, दीन इलाही हो गया, इबादत खाना हो गया, शीश महल हो गया। ठीक है, हाँ, इसका जो कोर्ट है, इसके कोर्ट में इसने दो चीजें लॉन्च करी थी। क्या? इसके कोर्ट में दो हिस्से थे। एक हिस्सा कहलाता था दीवान, दीवाने आम, और दूसरा हिस्सा कहलाता था दीवाने खास। दीवाने खास मतलब जहां पर सिर्फ खास खास लोग आएंगे, मतलब केवल मिनिस्टर्स बैठा करते थे, प्लानिंग होती थी, मीटिंग होती थी। दीवाने आम जहां पर जनता से मिलता था। बाकी आपको पता ही है इनकी वाइफ का नाम क्या था, कि वाइफ का नाम था हीर कुंवारी, हीर कुंवारी, या इन्हीं को हरका बाई के नाम से भी जाना जाता है, हरका बाई। अरे यार कहां जा रहा है, हरका बाई। हीर कुंवारी और हरका बाई को ही इन्होंने जोधा का टाइटल दिया था, जोधा। तो जोधा बाई के नाम से इन्हीं को जाना गया। अब देखो अकबर के जो 9 रत्न थे, जो 9 ज्वेल्स थे, ठीक है, ये कौन कौन से थे? पहला बीरबल। बीरबल की पोस्ट क्या थी? एडवाइजर, मतलब सलाहकार, सलाहकार, पहला हो गया। दूसरा ध्यान रखिएगा, मान सिंह, मान सिंह, ये कौन थे? कमांडर, सेनापति की पोस्ट दी थी। तीसरे कौन थे? राजा टोडरमल। अरे यार, कौन थे? राजा टोडरमल। टोडरमल को कौन सी पोस्ट दी थी? वित्त मंत्री की, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है। चौथा, टोडरमल के अलावा तानसेन, तानसेन संगीतज्ञ थे। ठीक है, मतलब म्यूजिशियन, इंग्लिश में म्यूजिशियन। पांचवा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान के बेटे थे। ये कौन थे? पोएट थे, कवि। अभी मैंने आपको बताया था ना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही तुझके बाबरी में ट्रांसलेट किया था, बाबरनामा को पर्सियन में ट्रांसलेट किया था, टर्किश से। छठवां, अबुल फजल, अबुल फजल। सातवां, अबुल फजल का भाई कौन? फैजी, फैजी। आठवां, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और नवा, भगवान दास या फिर हकीम मुक्कान। इनके बारे में कम साक्ष्य मिलते हैं, तो पूछता भी नहीं है कि भगवान दास थे या हकीम मुक्कान थे। अबुल फजल पोएट, फैजी पोएट, मुल्ला दो प्याजा कुक,
रसोइया थे, और भगवान दास भी पोएट। ठीक है, सबके आपको पता लग रहा है। इन 9 लोगों को 9 रत्न के नाम से जाना जाता था, 9 ज्वेल के नाम से जाना जाता था। अकबर के टाइम से बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछा जाता है। हल्दी घाटी किससे हुआ था? महाराणा प्रताप से 1576 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की शर्तों को माना था? ये कौन थे? ये हरका बाई या हीर कुंवारी या जोधा बाई के पिताजी, ये कौन थे? कोई बता सकता है? आमेर के राजा, राजा भारमल, राजा भारमल के नाम से इनको जाना जाता है। आमेर के राजा थे। और अकेला राजपूत शासक जिसने कभी अकबर की शर्तों को नहीं माना, यह है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कभी शर्तों को नहीं माना अकबर की। अकबर से बनने वाले ये क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए जहांगीर से बनने वाले जो आपके क्वेश्चन है। जहांगीर, जहांगीर का जो टेन्योर है ये आपका 1605 से लेकर 1627 तक। पहला क्वेश्चन यहां पर जो आपका बनता है, देखो जहांगीर के टेन्योर में 2 बार ब्रिटिशर आए भारत में, क्योंकि देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई, तो इसके बाद पहला जो ब्रिटिशर था ये 1608 में भारत आया, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। जो दूसरा आया था ये 1615 में आया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सर थॉमस रो। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, न्याय का राजा किसको बोलते हैं? तो ये जहांगीर ही है। न्याय का राजा जहांगीर को बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? न्याय की जंजीर, ये भी जहांगीर ने ही लगाई थी। ठीक है, ये क्या होती है, क्या थी, क्या कॉन्सेप्ट था, ये सब यार मैं फुल कोर्स में समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। न्याय की जंजीर इसने लगवाई। एक क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सा मुगल शासक हुआ है जिसने तंबाकू को बैन कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू को बैन इसी ने किया था, जहांगीर ने। तंबाकू बैंड। जहांगीर से क्वेश्चन बन गए। हाँ, जहांगीर ने किसको एतमाद की उपाधि दी? एतमाद, तो ध्यान रखिएगा, एतमाद की उपाधि किसको दी थी जहांगीर ने? मिर्जा ग्यास बेग को। मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां थी, नूरजहां के फादर थे, इनको एक रिस्पेक्टेड उपाधि एतमाद दी थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर ही है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, सिखों के 5वें गुरु, 5th मेंटोर अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने ही दी थी। ठीक है, जहांगीर से आपके क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है कि ये कौन सा शासक है जिसके टाइम पे जो चित्रकला है, मतलब जो पेंटिंग है, ये अपनी फुल ग्लोरी पर थी, मतलब अपने चरम पर थी। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के ही टेन्योर में पेंटिंग्स अपने चरम पर थी, फुल ग्लोरी पर थी। इसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं शाहजहां से। शाहजहां, इसका जो टेन्योर आया ये 1628 से लेकर 1658 तक, 30 साल का कार्यकाल रहा। पहला क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको बताया आखिरी क्वेश्चन जहांगीर में, कि चित्रकला अपनी चरम पर थी। ठीक है, किसके टेन्योर में? उसी तरीके से आपसे पूछता है कि बिल्डिंग अपने चरम पर कब थी? आर्किटेक्ट अपने चरम पर कब था? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां के टेन्योर में बिल्डिंग अपने चरम पर थी। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स अगर बनी हुई हैं तो इसी के टेन्योर में बनी हुई है। इसने क्या क्या बनवाया यहां पर देखो। पहली चीज तो आपको पता है, ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे, जिनके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने, ये 2 आर्किटेक्ट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, एक थे उस्ताद
अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और दूसरा कौन थे? उस्ताद ईशा खां, ईशा खां। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? तो ध्यान रखिएगा, ताजमहल को बनने में 22 साल का टाइम लगा था। इसको बनाने में 1000 हाथी लगे थे, एलिफेंट, और 50,000 से ज्यादा वर्कर लगे थे, 50,000 प्लस वर्कर्स। पहला तो ताजमहल हो गई बिल्डिंग। दूसरी दिल्ली का लाल किला। तीसरा मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। इसी को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, तख्ते ताउस। और इसी को इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में कोहिनूर लगा हुआ था। इसके बाद ध्यान रखना, इसने नगीना मस्जिद की भी स्थापना करी हुई है, नगीना मस्जिद। ध्यान रखिएगा, साथ में मोती मस्जिद की भी स्थापना करी हुई है। मोती मस्जिद मेन है जो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। मोती मस्जिद कहां पर? आगरा में मोती मस्जिद की स्थापना करी हुई है। ठीक है। ताजमहल की सॉरी, ताजमहल से तो क्वेश्चन हो गया ना। हाँ ठीक है, बाकी आपको पता ही ना, यमुना किनारे पर है सारी चीजें। शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ का नाम था अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो। इन्हीं की मृत्यु हो गई थी और इन्हीं की याद में ताजमहल बना है। शाहजहां से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे, इस पर थोड़ा सा गौर करना। पहला बेटा जो था यह था दारा शिकोह, दारा शिकोह। जो दूसरा बेटा था यह था औरंगजेब, औरंगजेब। जो तीसरा बेटा था इसका नाम था सुजा। और जो चौथा और आखिरी बेटा था इसका नाम था मुराद। ठीक है। इसमें से शासन कौन करेगा? औरंगजेब करेगा शासन। तो अगला हमारा कैंडिडेट कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब। अब इन खातून से क्या खेलें, ये तो अभी से अर्ज करने लग गए। तो भैया शासन कब से चालू हुआ? 1658 से इसका शासनकाल शुरू होता है और 1707 तक चलेगा। ठीक है। पूरे 49 साल इसने भी शासन किया हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने शासन किया है तो वो औरंगजेब और अकबर ने ही शासन किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल सेट, सब कुछ बढ़िया। योगेंद्र कुमार का कहना है मुमताज था। किसकी बात कर रहे हैं योगेंद्र कुमार? अगर आप बोल रहे हैं कि मुराद का नाम मुमताज था तो भैया मुमताज तो लड़कियों वाला नाम है, तो शाहजहां के बेटे का नाम कैसे मुमताज हो सकता है? अगर आप बोल रहे हैं कि शाहजहां की वाइफ का नाम मुमताज था, ठीक है, तो आपको ज्ञात करा दूं मैं, मुमताज उन्होंने टाइटल दिया है। जैसे जहांगीर ने अपनी वाइफ को, एक वाइफ को जोधा का टाइटल दिया था, अकबर ने भी अपनी वाइफ को जोधा का टाइटल दिया। उसी तरीके से ध्यान रखना, मुमताज टाइटल है ना कि नाम है। नाम है अर्जुमंद बानो। ठीक है, अब इधर आ जाइए। औरंगजेब की वाइफ का नाम दिलरास बानो, दिलरास बानो। औरंगजेब जो है इसने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया? तो ध्यान रखिएगा, इसने टाइटल एक्सेप्ट किया आलमगीर, आलमगीर। ये एसएससी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। एसएससी सीजीएल 2019 और 20 दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आलमगीर किसने एक्सेप्ट किया? औरंगजेब। लोगों ने इसको 2 टाइटल दिए। कौन कौन से? एक तो टाइटल इसको दिया गया जिंदा पीर का, जिंदा पीर। दूसरा टाइटल इसको दिया गया शाही दरवेश का, शाही दरवेश। औरंगजेब से जो अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ये बनता है क्वेश्चन, इसने क्या क्या चीजें करी? वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो देखिए, इसने जजिया फिर से लगा दिया,
जजिया इसने लगाया जो कि अकबर ने हटा दिया था। इसने ध्यान रखिएगा म्यूजिक को बैन कर दिया, संगीत इसने बैन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है संगीत किसने बैन किया। साथ में ध्यान रखिएगा इसने वाइन भी बैन कर दी, शराब भी इसने बैन कर दी, शराब पर पाबंदी लगाई। साथ में आपको ध्यान रखना है इसने 2 बार कोरोनेशन सेरेमनी कराई, 2 बार। कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। ठीक है, राज्याभिषेक इसने 2 बार कराया। एक जब इसने अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में बंद कर दिया, और दूसरा जब इसने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, गीता को सबसे पहले फारसी में ट्रांसलेट किसने किया? गीता सार जो है फारसी में ट्रांसलेट किसने किया? तो ध्यान रखिएगा दारा शिकोह, इसका बड़ा भाई दारा शिकोह, इसने गीता को फारसी में ट्रांसलेट किया था सबसे पहले। औरंगजेब की टॉम्ब ध्यान रखिएगा कहां पर है? टॉम्ब औरंगाबाद, औरंगाबाद। दिलरास बानो जो थी ये ईरानियन महिला थी। अब एक लास्ट स्लाइड में सबकी टॉम्ब देख लो आप। बाबर, काबुल, टॉम्ब मतलब समाधि सबकी कहां बनी हुई है। ठीक है, बाबर हो गया काबुल, बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर की टॉम्ब में कहां? सिकंदरा। अकबर के बाद जहांगीर, टॉम्ब कहां पर? लाहौर। जहांगीर के बाद शाहजहां, आगरा। और औरंगजेब, औरंगजेब औरंगाबाद, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। औरंगजेब से एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसने बीबी का मकबरा बनाया हुआ है। क्वेश्चन पूछ देता है बीबी का मकबरा किसने बनाया है? बीबी का मकबरा, ये मतलब वाइफ की टॉम्ब है, इसी वजह से बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं। ये भी औरंगाबाद में ही बना हुआ है, उसी के बराबर में इसकी भी टॉम्ब है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं यार? मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी को? ऑल सेट चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्या हो गया भाई? इश्क मत लड़ाओ यार, इश्क लड़ाओगे तो यार इश्क में जख्मी ही होगे, सिर्फ इश्क में सिर्फ जख्मी होगे, मिलेगा कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं मिलेगा, टाइम खराब करते रह जाओगे, है ना, सिर्फ जख्मी होगे। इसलिए यहां देखो 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है, इससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, 1857 रिवोल्ट के नाम से जो जाना जाता है, इसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पहले जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो ये पूछता है कहां कहां से किसने क्रांति स्टार्ट करी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आता है। बैरकपुर, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। दूसरा ध्यान रखिएगा नाना साहेब, नाना साहेब, ये कहां से इन्होंने क्रांति चलाई? इन्होंने कानपुर से क्रांति चलाई थी। इसके बाद
क्या हो जाता है इसको, रोने लगता है बीच बीच में। भाई मेरे इरेजर मुझे परेशान कर देती है यार। अब ठीक है। नाना साहेब कानपुर, ठीक है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ये कहां से थी? लखनऊ, लखनऊ। इसके बाद ध्यान रखिएगा लियाकत अली, लियाकत अली इलाहाबाद, इलाहाबाद। देखो गुस्सा मत होना यार, उस टाइम पे नाम इलाहाबाद था ना, अब प्रयागराज फिर से हो गया है। उससे पहले भी प्रयागराज था। कुछ लोग पता लगे गुस्सा ही हो जाए मुझसे इसी में, गुस्सा भी तो हो जाते हैं मुझसे बहुत लोग। लियाकत अली, ठीक है, कहां से? इलाहाबाद से। इसके बाद ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बिहार, बिहार, ठीक है, ठीक है। इतने नाम कम से कम आपको ध्यान रखना है, कम से कम, बाकी तो और भी नाम है। अब देखो 1857 की क्रांति में जो आपको और चीजें ध्यान रखनी है, पहली आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछ देता है कि 1857 रिवोल्ट में मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, या 1857 की क्रांति किस डेट को हुई थी। तो ध्यान रखिएगा जो क्रांति की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग जो हुई, यह हुई थी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, मंगल पांडे को जो फांसी हुई है, ठीक है, फांसी जो हुई है मंगल पांडे को, कब हुई है? 8 अप्रैल को हुई है। 8 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई जाती है मंगल पांडे की। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि 1857 की क्रांति में कौन सी राइफल का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम था एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से बनने वाले जो आपके क्वेश्चन है वो एक टेबल में ही आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन है इनको जरा ध्यान से समझना। ये टेबल अगर आपको समझ आ गई तो समस्या खत्म यार, पूरी पूरी यहां पर, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। 4 साल लगातार 4 मीटिंग हुई, लेकिन पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये समझो। कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये हुई आपकी 1885 में। पहली चीज कहां पर हुई स्थापना? बॉम्बे में स्थापना हुई थी, बॉम्बे। कांग्रेस के फाउंडर कौन है, किसने स्थापना करी है? तो ध्यान रखिएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, ठीक है। और साथ में भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। कभी कभी आपसे यह पूछता है कि किस भारतीय के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई है, तो आपको लगता है अरे भारतीय तो कोई था ही नहीं। ध्यान रखिएगा दादा भाई नेहरूजी थे, ये साथ में थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के, तब जाकर स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। अब आगे देखिए, लगातार ये जो 4 साल 4 मीटिंग हुई है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए एक टेबल बना लो आप सीधी सी। 1885 में पहली मीटिंग हुई, 1886 में दूसरी मीटिंग, 1887 में हुई तीसरी मीटिंग, और 1888 में हुई आखिरी मीटिंग। मीटिंग के आपको ध्यान रखने हैं, पहली चीज तो लीडर, लीडर आपको ध्यान रखने हैं, और दूसरा आपको वेन्यू ध्यान रखना है, मतलब जगह ध्यान रखनी है। पहली मीटिंग जो ली गई थी इसके लीडर कौन थे? इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है यार, ये जगह बहुत खा रहा है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में यहां पर लिख दे रहा हूं, केवल यहीं पर बात कर रहा हूं। वेन्यू क्या था, तो ध्यान रखना, वेन्यू था, नाम लिख देता हूं इंग्लिश में, वेन्यू इसका बॉम्बे ही था, बॉम्बे। पहली मीटिंग बॉम्बे में, दूसरी मीटिंग जो हुई ये कलकत्ता में हुई, और ये किसके द्वारा ली गई, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले, दूसरे रहे दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। दूसरी मीटिंग ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में। उस टाइम पर कलकत्ता बोलते थे ना भाई, आज तो कोलकाता बोलते हैं। तीसरी मीटिंग जो थी ये बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी इसके लीडर थे, और ये कहां पर हुई, ये हुई मद्रास में। और जो चौथी मीटिंग हुई ये लीड करी गई जॉर्ज यूल के द्वारा, कहां पर हुई, इलाहाबाद में, ठीक है, जिसको आज प्रयागराज के नाम से आप जानते हो। कोई समस्या तो नहीं, ऑल सेट। बस इतना आपको ध्यान रखना है कांग्रेस से रिलेटेड। ये लगातार 4 सालों में 4 मीटिंग हुई है, इनके बारे में आपसे पूछता रहता है। कभी ऐसे पूछ देगा कि भाई पहली मीटिंग कहां हुई, या आपसे पूछ देगा कलकत्ता की मीटिंग किसके द्वारा होल्ड करी गई, ठीक है, दादा भाई नेहरू, या आपसे पूछ देगा आखिरी मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, आपका आंसर होगा जॉर्ज यूल। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यहां पर 2 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछता है कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछता है कांग्रेस का पहला इंग्लिश पर्सन कौन था या ब्रिटिश पर्सन कौन था प्रेसिडेंट, तब आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। दैट्स इट, यहां से बात खत्म हो गई। इसके बाद आ जाइए हमारा अगला कंसर्न। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछता है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन यह हुआ आपका 1905 में, 1905 में, ठीक है। आपसे पूछता है इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था। ध्यान रखिएगा, भारत का वायसराय इस टाइम पर कौन था, यह था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। जो ये बंगाल विभाजन हुआ था इसी टाइम पे 1905 में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। इसके फाउंडर कौन थे, स्वदेशी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, किसने इसको लॉन्च किया, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ये वही था जिसके दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग करी और सभी को निर्देश दिए कि किस तरीके से इस आंदोलन को चलाना है, और सबसे रिक्वेस्ट करी कि आप सभी अब से क्या करेंगे, जितनी भी स्वदेशी चीजें हैं हम लोग उन्हीं को पहनेंगे, ओढ़ेंगे, ऑप्ट करेंगे, और जितनी भी विदेशी चीजें हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बायकॉट कर देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के बाद आपको ध्यान रखना है 1905 के बाद 1906 जो आपको ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फाउंडर कौन थे मुस्लिम लीग के, ध्यान रखिएगा आगा खान, आगा खान, दूसरे थे यहां पर सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, और तीसरे कौन थे यहां पर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन 3 लोगों के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर क्या था, तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था लखनऊ, लेकिन इसकी स्थापना कहां करी गई, तो ध्यान रखिएगा प्लेस जहां पर इसकी स्थापना करी गई यह था ढाका, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना करी गई। आप कहोगे उस टाइम पे तो बांग्लादेश था ही नहीं, भैया बंगाल तो था ना, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में ढाका में इसकी स्थापना करी गई थी। तो मुस्लिम लीग हो गई 1906। अब बढ़ते हैं 1907 की तरफ। 1907 में ऐसा क्या हुआ जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सूरत अधिवेशन
सूरत अधिवेशन या सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश में। सूरत अधिवेशन जो था, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। तो यहां पर लिख लेते हैं, इसी को कांग्रेस स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस का एक हिस्सा बना क्या, इसको बोलते हैं नरम दल, और कांग्रेस का दूसरा हिस्सा बना क्या, गरम दल। जो नरम दल, इसको मॉडरेट के नाम से जाना जाता है, और जो गरम दल, इसको एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। नरम दल के लीडर कौन बने, ये बने गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गरम दल के लीडर थे, तीन लोग बने, लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो कांग्रेस का यहां पर विभाजन हो गया, कांग्रेस कमजोर हो गई यहां से। 1907 हो गया। इसके बाद आ जाइए 1909 में इंपॉर्टेंट क्या हुआ। 1909 में आया मार्ले मिंटो बिल। मार्ले मिंटो बिल, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, मार्ले मिंटो बिल कब आया था। मार्ले मिंटो बिल के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने क्या बोला कि अब से हम कम्युनल इलेक्शन कराएंगे, मतलब हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग इलेक्शन कराएंगे। इसी को पाकिस्तान की नींव बोला जाता है, इसी बिल को पाकिस्तान की नींव बोला जाता है। आपसे पूछता है किस बिल को पाकिस्तान की नींव बोलते हैं। यही बिल था जिसकी वजह से विचारधाराएं पनपने लगी थी इस तरीके की कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की डिमांड आगे चलकर कर दी गई थी। मार्लियामेंटो रिफॉर्म इसको बोलते हैं। इसके बाद 1911 आपको ध्यान रखना है। 1911 में क्या इवेंट हुआ, दिल्ली दरबार। अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाता है, और इसमें चीफ गेस्ट कौन था, चीफ गेस्ट, इसमें चीफ गेस्ट थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, और क्वीन मेरी, रानी मेरी। ठीक है, ये दो लोग इसको अटेंड करने आए थे दिल्ली दरबार को। अब देखो, दिल्ली दरबार में बहुत कुछ हुआ। ऐसा क्या हुआ जहां से क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली दरबार में पहली बार जन गण मन गाया गया। (1913) इसके बाद ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना करी गई। गदर पार्टी किसके द्वारा करी गई, तो ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। कहां पर करी गई, तो ध्यान रखना, लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना कहां पर करी गई, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, यूएस में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना करी गई। लाला हरदयाल के साथ कभी कभी यहां पर नाम पूछा जाता है सरदार संपूर्ण सिंह का, सरदार संपूर्ण सिंह का। ठीक है, 1913 के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है। कब, 9 जनवरी 1915 को। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, महात्मा गांधी का जब आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, तो इन्होंने कहां पर अपना आश्रम बनाया, इन्होंने अगले ही साल साबरमती में अपना आश्रम बनाया 1916 में। अब 1916 जैसे ही आता है तो 1916 में एक मूवमेंट आता है जिसको हम लोग होम रूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो होम रूल मूवमेंट है भैया, इसके फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इसके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, साथ में ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहां पर इनॉग्रेशन किया था होम रूल मूवमेंट का, तो होम रूल मूवमेंट का इन्होंने जो शुभारंभ किया, ये किया था पुणे में। और इन्होंने कहां पर किया, एनी बेसेंट ने मद्रास में। ठीक है,
यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है इनके न्यूज़पेपर से। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके द्वारा दो न्यूज़पेपर यहां पर चलाए गए। पहला चलाया गया मराठा और दूसरा चलाया गया केसरी। एनी बेसेंट का आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा दो न्यूज़पेपर चलाया गया। एक चलाया गया कॉमन और दूसरा चलाया गया न्यू इंडिया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? किसी को कोई समस्या तो नहीं? 1916 तक पहुंच चुके हैं। सर लेक्चर थोड़ा फास्ट रखिए और टॉपिक पूरा क्लियर करिए। भाई साहब पूरा टॉपिक यहां पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। पूरा टॉपिक आपको पता है कहां से हम लोग उठ के चले आ रहे हैं? हम लोग 700 से लेकर उठ के चले आ रहे हैं 1916 तक। हिस्ट्री का पूरा कोर्स होता है यार। हिस्ट्री एक दिन में एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो यार पूरा कैसे हो सकता है? ये ब्रेन कहां से आ जाते हैं? कहां से ये दिमाग आ रहे हैं? अबे हद करते हो यार तुम लोग। एक काम करो, ये जितने भी कमेंट चोक कर रहे हैं ना, इन सबको ब्लॉक मारो पहले। ये जितने भी कमेंट ये जो बार बार आ रहे हैं ना रिप्लिकेटेड प्रोसेस में, इनको चोक, जो ये चोक कर रहे हैं इनको पहले ब्लॉक मारो। 1916 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ पैक्ट भी इसी साल हुआ था। लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ पैक्ट है, ये लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। मुस्लिम लीग, क्योंकि जो मुसलमान थे वो कम्युनल इलेक्शन की वजह से कट हो गए थे थोड़े वहां से कांग्रेस से, और 1907 में बाइफरकेशन भी हो गया था कांग्रेस का, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। इस वजह से यहां पर मुसलमानों को फिर से जोड़ने की जरूरत पड़ी। इसके बाद 1917 में आते हैं। 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण मूवमेंट है। चंपारण मूवमेंट, या एक काम करते हैं, सीधा महात्मा गांधी के लिए एक अलग स्लाइड ले लेते हैं, गांधीयन एरा ही डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी, जहां से आपके मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट 1917, इसको चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट 1917। ठीक है, यह महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मूवमेंट। 1918 इसके बाद आई है। 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट हुआ। अहमदाबाद मिल मूवमेंट, इसमें भी महात्मा गांधी ने पार्ट लिया। क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार यहां पे फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक करी थी महात्मा गांधी ने। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करी थी पहली बार। 1918 के बाद 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के ही द्वारा चलाया गया। यह 1920 से लेकर कब तक चला? 1922 तक चला ये। इसके बाद महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो आपको तथ्य ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखने हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाया। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें साबरमती से
दांडी के कोस्टल एरिया तक गए थे महात्मा गांधी, दांडी के कोस्टल एरिया तक। और इसी को नमक के कानून के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में सॉल्ट मूवमेंट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट मूवमेंट, या नमक का कानून भी इसी को बोलते हैं। महात्मा गांधी का 1930 के बाद जो आपको ध्यान रखना है, ये 1942 का मूवमेंट ध्यान रखना है। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया? 1942। लेकिन कहां से? बॉम्बे से लॉन्च किया गया। यह वही मूवमेंट है जिसके दौरान डू और डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो जिसको बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी से जितने क्वेश्चन बनते थे यहां तक बने। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका। एक जिक्र करता है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1922 में। चौरी चौरा कहां पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में 1922। 1923 में आपसे जिक्र करता है स्वराज पार्टी का। नाम आपने सुना होगा, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना कब करी गई? 1923 में करी गई थी। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये दो लोग थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। 24 ध्यान रखिएगा। 1924 में एक पार्टी बनी थी जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसके रियल फाउंडर कौन थे? क्योंकि पूरा इसको प्लान किया था, ऑपरेट किया था चंद्रशेखर आजाद ने, तो रियल फाउंडर चंद्रशेखर आजाद इसके माने जाते हैं। सब सही है ना? क्यों? सब सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देख रहा हूं ना कमेंट इनके। हाँ, देखते रहना, अपने को कोई भी नहीं चाहिए ऐसा इधर। दिमाग नहीं खराब करना है खाम खा में। 1924, 1928 इसके बाद। (1924) में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई, इसको एचआरए बेसिकली बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना करी गई, ये कहां पर करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना करी गई थी कानपुर में। 1928 में एचएसआरए की स्थापना करी गई। यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था। इसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहां पर करी गई? इसकी स्थापना दिल्ली में करी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद रियल फाउंडर और इधर फाउंडर। ठीक है, डन। क्या हो गया? हिंदी? हिंदी नहीं, मैं अब इंग्लिश में ही लिख रहा हूं। अब इंग्लिश में ही मैं लिखूंगा। यार समस्या बन जाती है यार, बोला ना यार, जितना ठीक करने की सोचो ना, हो नहीं पाता यार। एक्चुअली जो डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हम लोग कुछ कर सकते। अपन सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्रॉस लाइन जैसे ही क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश करो ना, ये बता देते हैं कि नहीं, हमें वो चीज चाहिए ही नहीं। 1928 हो गया एचएसआरए। 1930 का मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बता ही दिया है, जिसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, राउंड टेबल समिट, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल समिट, गोल मेज सम्मेलन। 1930
1931 और 1932 3 साल ये गोलमेज सम्मेलन हुए, जिससे जुड़े हुए जो आपको तथ्य ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखने हैं, बी आर अम्बेडकर ने तीनों में पार्ट लिया, ऑल 3 मीटिंग्स में पार्ट लिया। महात्मा गांधी ने किस में पार्ट लिया? महात्मा गांधी ने दूसरी मीटिंग में पार्ट लिया, सेकंड। कांग्रेस के लिए पूछे किस में पार्ट लिया, तो कांग्रेस का ही फेस महात्मा गांधी थे, तो इन्होंने भी सेकंड में ही पार्ट लिया। आपसे पूछेगा महिलाओं को किसने रिप्रेजेंट किया? विमेन रिप्रेजेंटेटर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू विमेन रिप्रेजेंटेटर यहां पर थी। इससे जुड़े हुए और कौन से हैं तथ्य? हाँ, यहां पर आपको ध्यान रखना है कम्युनल इलेक्शन या कम्युनल अवार्ड कौन सी मीटिंग में डिसाइड किए गए थे? सेकंड मीटिंग। कम्युनल अवार्ड मतलब जाति के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर चुनावों को कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया है वो निकल कर आई थी दूसरी मीटिंग से, सेकंड मीटिंग से। इतना आपको राउंड टेबल समिट से ध्यान रखना है। 30, 31, 32 पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग। 3 साल या 3 मीटिंग हुई। राउंड टेबल समिट के बाद एक आपसे पूछता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी? 1939 में स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना करी गई थी। कहां पर करी गई थी? कलकत्ता में करी गई थी स्थापना। इसके बाद 39 हो गया, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। कहां से स्टार्ट किया गया? बॉम्बे से। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। क्या स्लोगन दिया गया? डू और डाई स्लोगन दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बात करें फाउंडर की, तो फाउंडर कौन और रियल फाउंडर कौन? फाउंडर और रियल फाउंडर। रियल फाउंडर सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इन्होंने इसका संचालन किया था। और फाउंडर कौन? रास बिहारी बोस। एक्चुअली इन्होंने फाउंड किया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान दे दी गई थी आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज 42 से 43। एक और यहां पर रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई, इसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कब करी गई? 1943 में स्थापना करी गई। किसके द्वारा करी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना करी गई। फाउंडर। दुनिया में पहली बार कोई ऐसी रेजिमेंट बनी थी जिसमें महिलाओं को लड़ने के लिए इंडक्ट किया गया था। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने महिलाओं को मिलिट्री सर्विसेज में इंडक्ट किया था? तो वो भारत ही था। इसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। हालांकि ये रेजिमेंट लड़ी नहीं थी, फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी, बैक एंड पर सपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। जो आपका क्वेश्चन एक बनता है यहां पर पूछा जाता है कैबिनेट मिशन से, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? और कैबिनेट मिशन के ही साथ यहां पर एक चीज जो हम लोग छोड़ आए हैं,
साइमन कमीशन भारत कब आया? यहीं पर लिख लेते हैं इसको। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। साइमन कमीशन के बारे में पूछता है, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 मेंबर्स थे। ये ब्रिटेन से 7 लोगों का ग्रुप आया था साइमन कमीशन के नाम से, जिसको जाना गया। इसमें हेड कौन था? इसके हेड का नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, इसी के नाम पर इसको साइमन कमीशन नाम दिया गया। साइमन कमीशन कहां पर उतरा था भारत में? यह लाहौर रेलवे स्टेशन में उतरा था। लाहौर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन एक ये भी आपसे पूछता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से मूवमेंट के दौरान हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के ही दौरान प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके दौरान उनके सर पे लाठी लग जाने की वजह से इंजरी हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, इसका मेन उद्देश्य था भारत को आजादी देना। मतलब भारत को अब इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करना है और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर आए थे 1946 में? 3 मेंबर आए। पहला कौन था? सर पथिक लॉरेंस। सर पथिक लॉरेंस। दूसरा था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसमें से हेड था सर पथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कितने सदस्यों का नाम प्रपोज किया था, या कितने सदस्यों के लिए प्रपोजल दिया था कैबिनेट मिशन ने? इन्होंने 389 का प्रपोजल दिया था। कितने? 389 मेंबर का प्रपोजल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने मेंबर होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली रियल में कितने रहे थे? रियल में जो मेंबर्स रहे थे वो 299 मेंबर्स रहे थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एटली डिक्लेरेशन क्या है? तो इसी दौरान एटली डिक्लेरेशन हुआ था। एटली डिक्लेरेशन 1947 में हुआ था, ये फरवरी के महीने में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, उनके द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत को 30 जून 1947 से पहले आजादी दे दी जाएगी। और फाइनली 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन प्लान पारित कर दिया गया, जिसमें यह लिख दिया गया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। एक हिंदू स्टेट बनेगा, एक मुस्लिम स्टेट बनेगा। मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान कहलाएगा, हिंदू स्टेट हिंदुस्तान कहलाएगा। और फाइनली यहां पर यह सारी चीजें बाइफरकेट कर दी गई और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे मैंने यहां पर कवर करने की कोशिश करी है। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।